प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आज मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प पर आपसे बातचीत करेंगे। मैथिली शरण गुप्त के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। वे द्विवेदी युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था और 1964 में उनका देहावसान हुआ। वे राष्ट्रकवि के तौर पर जाने जाते हैं और राज्यसभा में के सदस्य भी वे मनोनीत किए गए थे। राष्ट्रकवि के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आरंभ से ही राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लगातार लिखी है, जिसमें देश के प्रति प्रेम के साथ साथ भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित बहुत कुछ उन्होंने लेखन किया था। मैथिली शरण गुप्त, जैसा मैंने आपको बताया कि वो द्विवेदी युग के एक बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। आप लोग इस विवाद से परिचित होंगे कि भारतेंदु युग के अंदर कविता की भाषा और गद्य की भाषा अलग अलग थी। उस जमाने में मुख्य रूप से कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, जबकि गद्य जो है, गद्य मतलब नाटक या दूसरी निबंध, ये सब खड़ी बोली में लिखी जा रही थी। लेकिन द्विवेदी युग में यह जो विवाद था यह एक तरह से समाप्त हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने लगभग 17-18 साल तक हिंदी की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था, उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए लेखकों को, कवियों को प्रेरित किया था। खुद मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने अपनी कविता लेखन का आरंभ ब्रज भाषा से किया था, उन्हें भी खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए द्विवेदी जी ने ही प्रेरित किया था। द्विवेदी जी को उन्होंने अपनी एक ब्रज भाषा की कविता भेजी थी छपने के लिए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए एक पत्र लिखा मैथिली शरण गुप्त को कि हम सरस्वती पत्रिका में बोलचाल की हिंदी में ही कविता छापना पसंद करते हैं, और इसलिए उन्होंने फिर मैथिली शरण गुप्त ने एक हेमंत नाम की कविता लिखी खड़ी बोली में, और जो कुछ संशोधन के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित की। सरस्वती में उनकी 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक रहे थे और 1920 तक मैथिली शरण गुप्त की कविताएं सरस्वती में लगातार छपती रही है। तो इस रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से भी भारतेंदु के बाद का युग जाना जाता है, द्विवेदी युग, उस द्विवेदी युग के वो सबसे प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे और एक तरह से कहना चाहिए कि उस युग के प्रतिनिधि कवि भी थे। इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकवि के तौर पर जाने जाते थे, इन्होंने भारत भारती नाम का एक जो बहुत ही प्रख्यात काव्य ग्रंथ की रचना की थी 1912 से लेकर 1914 तक। 1914 में वो प्रकाशित हुई थी। वह ग्रंथ एक तरह से उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव हुआ था। उसने मैथिली शरण गुप्त को हिंदी के एक बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी इस भारत भारती ग्रंथ के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्हें लगता था कि ये एक बहुत ही युगांतरकारी काव्य संग्रह, काव्य पुस्तक है। खुद द्विवेदी जी इस भारत भारती के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा उद्धरण है लेकिन महत्वपूर्ण है, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत भारती का क्या महत्व रहा होगा। द्विवेदी जी लिखते हैं, यह काव्य यानी कि भारत भारती, यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में
युगांतर उपस्थित करने वाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम देगा। यह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, आत्मविस्मृति को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है, निरुत्साहियों को उत्साहित करने वाला है, उदासीनों के हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है। यह सुख, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह संजीवनी शक्ति है जिसकी प्राप्ति हिंदी और किसी भी काव्य में नहीं हो सकती। इससे हम लोगों की मृत प्राय नसों में शक्ति का संचार हो सकता है। उसमें फिर सजीवता आ सकती है, क्योंकि हम क्या थे और अब क्या हैं इसका मूर्तिमान चित्र देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उस युग के एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे बड़े साहित्य पुरुष थे, उनकी नज़र में भारत भारती का कितना महत्व था, यह इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। भारत भारती की रचना, जैसा मैंने बताया, 1914 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और भारत भारती के जब वो लिख रहे थे तो न केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बल्कि और कई लोगों ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया था, उनको कई तरह के सुझाव दिए थे और उन सब को समाहित करते हुए उन्होंने भारत भारती की रचना की थी। भारत भारती के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी काव्य की। उनका पहला जो काव्य संग्रह था वो रंग में भंग के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद यशोधरा उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर है। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ के चले गए थे तो यशोधरा, वो विवाहित थे, यशोधरा उनकी पत्नी थी और एक बच्चा भी था। तो यह बात एक तरह से महावीर मैथिली शरण गुप्त को चुभी कि एक स्त्री को छोड़ने की जो व्यथा उस स्त्री को भुगतनी पड़ती है, उसको उन्होंने उस काव्य का विषय बनाया। इसी तरह से साकेत में भी उन्होंने साकेत लिखने के पीछे भी उनकी प्रेरणा जो थी वह उर्मिला थी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी और हम इस बात को तो काफ़ी रामायण का लेखन करने वालों ने रेखांकित किया है कि सीता ने कितना बड़ा त्याग किया, वो राम के साथ वन में गई। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि उर्मिला ने भी बहुत बड़ा त्याग किया। उसके पति चले गए थे, वो अकेली रह गई थी। पति का वियोग कितना ही बार मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत नामक ग्रंथ में चित्रित किया था। इसके अलावा उन्होंने कुणाल नाम से काव्य लिखा, झंकार, उच्छ्वास, द्वापर, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, जय भारत, जयद्रथवध, पंचवटी, नहुष, वन वैभव, काबा और करबला, हिंदू, शकुंतला, हिडिंबा, विश्ववेदना, किसान, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे और प्रबंधात्मकता की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था, यानी कथात्मक काव्य उन्होंने ज़्यादा लिखा है। उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त जो बंगला के बहुत बड़े कवि थे, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मेघनाद वध, उसका भी हिंदी में अनुवाद किया था। उमर खयाम की रुबाइयों का भी अनुवाद किया था। तो इस तरह से लगभग 50 वर्षों के दौरान में मैथिली शरण गुप्त ने लगातार काव्य लिखा। और लेकिन यह जरूर है कि इस 50 वर्षों में हिंदी काव्य ने कई करवटें ली। जैसे कि वे द्विवेदी युग के कवि थे, उनके बाद में छायावाद का युग आया, उसके बाद में प्रयोगवाद आया, प्रगतिवाद आया, उसके बाद प्रयोगवाद आया, नई कविता आई। और इस पूरे दौर में मैथिली शरण गुप्त लगातार कविता लिखते रहे। लेकिन जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ या अलग अलग काव्य आंदोलन हुए, उनसे लगभग अप्रभावित रहते हुए उन्होंने जिस तरह की कविता वो शुरू से लिख रहे थे उसी तरह की कविताएं उन्होंने लिखी। बहुत कम अपने समय का
उस तरह से प्रभाव मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में हमें नहीं दिखता है। बस जो बड़ा फ़र्क है वो यह है कि साकेत, यशोधरा जैसे ग्रंथों में उन्होंने काव्य शिल्प और काव्य भाषा की दृष्टि से कुछ बदलाव किए थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम भारत भारती पर करें। भारत भारती जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के प्रसिद्ध ग्रंथ मुसद्दस से प्रेरित था। मुसद्दस जो है वो हाली ने 1879 में प्रकाशित हुआ था, हाली का मुसद्दस, और इससे प्रेरित होकर उन्होंने भारत भारती लिखा था। ये खुद मैथिली शरण गुप्त ने भी माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे रेखांकित किया है। मुख्य उद्देश्य क्या था भारत भारती लिखने का? मुख्य उद्देश्य यह था कि एक तरह से वो भारत की जो वर्तमान दशा है उस दशा को लोगों के सामने रखना, लेकिन इसके साथ कि हमारा अतीत क्या रहा है और हमारा भविष्य क्या होगा। तो इस तरह से भारत भारती में हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का चित्रण मिलता है। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध दो पंक्तियां हैं भारत भारती के संदर्भ में, मैं यहाँ पर उसे उद्धृत करना चाहूँगा। उससे आप इस काव्य की जो मूल भावना है उसे समझ सकते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, मिलकर विचारेंगे हृदय से ये समस्याएं सभी। यानी कि वो एक तरह से इस काव्य ग्रंथ का जो उद्देश्य है वो इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं कि हम पहले क्या थे, यानी कि हमारा अतीत क्या था, क्या हो गए हैं, यानी कि हमारा वर्तमान कैसा है, और क्या होंगे आगे, हमारा भविष्य कैसा होगा। इन तीनों पक्षों पर वो एक तरह से इस काव्य के माध्यम से विचार करेंगे। लेकिन भारतेंदु मैथिली शरण गुप्त का ये जो काव्य है, ये काव्य मुख्य रूप से अतीत पर केंद्रित है। अतीत का बहुत गौरवगान है, वर्तमान की दशा का भी चित्रण है, लेकिन भविष्य के बारे में लगभग वो कुछ नहीं कहता। यानी भविष्य के बारे में उनके पास में कहने को बहुत ज़्यादा नहीं था। भविष्य के बारे में वैसे भी कहना मुश्किल इसलिए होता है कि हमें नहीं मालूम कि भविष्य कैसा होगा। लेकिन जो बात ध्यान देने की है कि 1912 में जब वो ये काव्य ग्रंथ लिख रहे थे, तब हमारा देश गुलाम था। हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतेंदु युग में जो काव्य लिखा जा रहा था उस समय भी हमारा देश जो है गुलाम था। और इस बात को ध्यान रखना होगा कि एक गुलाम देश का कवि जो है उसके सामने किस तरह के मकसद होते हैं, कौन सी प्राथमिकताएं होती है कविता लिखने की, और उसी के अनुसार वो कविताएं लिखता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक गुलाम देश का कवि जो है वो इस रूप में लेता है वर्तमान को कि लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जो हम गुलाम हो गए हैं तो हम एक बहुत ही हीन जाति के हैं, यानी कि हमारी कौम जो है यह बहुत ही हीन है, हमारा कोई गौरवमय इतिहास नहीं है। तो आपने देखा होगा कि 19वीं शताब्दी में जो नवजागरण का काल था, उस 19वीं शताब्दी में बहुत सारे जो महापुरुष हुए उन्होंने एक तरह से इस बात को लगातार रेखांकित किया कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज हम जो गुलाम हुए हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा कोई इतिहास नहीं है या हमारा कोई गौरवमय इतिहास नहीं है। तो ये गौरवमय इतिहास की जो बात है वो एक तरह से वर्तमान की जो दुर्दशा है, उस वर्तमान की दुर्दशा का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव से मुक्त होने का एक प्रयास भी है। तो ये अतीत के गौरव पर जो उनके काव्य में हमें अधिक बल मिलता है उसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और उस रूप में जाहिर है कि भारत भारती ने लोगों के अंदर अतीत के प्रति ही नहीं, अपने वर्तमान में एक गौरव भावना तो पैदा की ही।
उन्होंने कुछ हद तक राजभक्ति का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। यानी कि वो राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का जो द्वंद्व है वो द्वंद्व यहाँ भी है, लेकिन भारतेंदु से इस रूप में भिन्न है, भारतेंदु युग की राजभक्ति से इस रूप में भिन्न है कि यहाँ पर जो राष्ट्रभक्ति है उसका स्वर अधिक प्रबल है। राजभक्ति का स्वर जो है एक तरह से एक रणनीति के तौर पर आजमाया हुआ लगता है। यह नहीं लगता है कि सचमुच कवि को यह विश्वास है कि अंग्रेज हमारा उद्धार करेंगे, लेकिन वो सेंसर के द्वारा या अंग्रेज़ों के प्रकोप से बचने के लिए वो एक तरह से राजभक्ति को एक आवरण की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा प्रश्न जो भारत भारती के संदर्भ में उठता है वो यह है कि भारत भारती में हम कौन हैं। इस बारे में कई आलोचकों ने इस बात के लिए मैथिली शरण गुप्त की सीमा को रेखांकित किया कि मैथिली शरण गुप्त का जो हम है वो केवल वो पूरा भारत नहीं है, वो भारत के सभी वासी नहीं है, वो केवल हिंदू है, और वो हिंदू भी उत्तर भारत के हिंदू है। उसमें दक्षिण का कोई उल्लेख नहीं है, उसमें मुसलमानों का कोई उल्लेख नहीं है। जो मुग़ल काल या अंग्रेज़ों के आगमन से पहले का जो राज्य है उसके प्रति बहुत आलोचनात्मक है, लेकिन जनता के रूप में यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख, ईसाई, उस तरह से नहीं। एक तरह से लगता है कि भारत भारती केवल हिंदुओं को संबोधित करके लिखा गया है और हिंदुओं के लिए लिखा गया है। जो गौरव की बात है वो भी एक तरह से हिंदू गौरव की बात है। तो ये एक तरह से भारती की सीमा भी रही है। खास बात यह है कि जब ये प्रकाशित हुआ 1914 में, 2 महीने में ही इसकी 1200 प्रतियां बिक गई थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत भारती कितना लोकप्रिय हुआ होगा। मैथिली शरण गुप्त को कुछ अन्य कविताओं के कारण, अपने काव्य ग्रंथों के कारण भी काफ़ी हम महत्व प्रदान करते हैं। उनका महत्व है ख़ास तौर पर साकेत के कारण। साकेत उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और वह है तो प्रबंध काव्य, लेकिन उसमें प्रगीतात्मकता का भी हम प्रभाव देखते हैं। जैसे नवम सर्ग, जिसकी कुछ कविताएं पाठ्यक्रम में रखी गई है, वो उसमें गीतों का प्रयोग किया गया है। उर्मिला का विरह जो है, उर्मिला का वियोग, उर्मिला के दिल का दर्द जो है, वो गीतों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। 1931 में साकेत प्रकाशित हुआ था और उस समय का जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार था मंगला प्रसाद पारितोषिक, वो मंगला प्रसाद पारितोषिक उनको उस समय मिला। दरअसल उर्मिला को केंद्र में रखने के पीछे जो कारण है वो रविंद्रनाथ ठाकुर का एक लेख है, जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने पुराने ग्रंथों में जो उपेक्षित पात्र हैं उनको रेखांकित किया था। उसमें उर्मिला की भी चर्चा उन्होंने की थी और उसी से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा था। इसी तरह से उन्होंने यशोधरा लिखा और भी बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने इस तरह के लिखे जिसमें स्त्री की वेदना को उन्होंने प्रस्तुत किया था। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में कविता लिखी। शुरू में कुछ कविताएं ब्रज में भी लिखी थी, लेकिन वो खड़ी बोली के आरंभिक कवियों में से हैं। खड़ी बोली की जो कविता है उसको लेकर एक तरह का विवाद हमें मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में और द्विवेदी युग की हिंदी कविता के संदर्भ में देखने को मिलता है। वो यह है कि मैथिली शरण गुप्त ने 2 बातों पर बल दिया। एक तो यह कहा कि कविता की भाषा जो है वो गद्य की भाषा से अलग नहीं होनी चाहिए, गद्य और पद्य एक ही भाषा में लिखा जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग हो। ये बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग और गद्य की भाषा का प्रयोग, ये 2 पद उन्होंने अपने बातचीत में, अपने लेखन में व्यक्त किए थे। आप देखेंगे कि ये 2 जो चीज़ें हैं उनको, जैसा कि प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा है कि उसे वो पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा अलग अलग होती है। जैसे हम जब बोलते तो गद्य ही हैं, लेकिन वह गद्य वह नहीं होता है जो लिखा जाता है।
लिखने का गद्य और बोलने का गद्य अलग अलग होता है। बोलने के गद्य में ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य जो है व्याकरण सम्मत हो, जबकि लिखते हुए हम आमतौर पर व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हैं। कविता में भी कवि को ये छूट रहती है कि वो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग ही करे। वो जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग से अपने को अपने को मुक्त भी रख सकता है। जहाँ ज़रूरत हो वो व्याकरण का अनुकरण करे, ये आवश्यक नहीं है। कुछ शब्दों में वो नए तरह के प्रयोग भी कर सकता है, कुछ बदलाव भी कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि द्विवेदी जी ने जिस बोलचाल की भाषा या गद्य की भाषा का उल्लेख किया है, वो बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा दरअसल गद्य की भाषा थी, जिसमें पूरे पूरे वाक्य लिखे जाते थे। व्याकरण सम्मत भाषा होती थी। कविता की भाषा व्याकरण सम्मत भाषा हो, ये कोई बहुत बड़ा उसका गुण नहीं होता। जैसे खुद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, आप इसे देखिए। 1901 में उन्होंने लिखा था कि आधुनिक कवियों पर बोलचाल की हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। ये आधुनिक कवियों पर बोलचाल की हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। ये ब्रज भाषा की कविता के संदर्भ में कह रहे हैं। उनकी लिखी ब्रज भाषा की कविता में बोलचाल के जितने शब्द और मुहावरे मिलेंगे उतने 50 वर्ष पहले के कवियों की कविता में कदापि नहीं मिलेंगे। ये जो बात वो कह रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि अब जो ब्रज भाषा में कविता लिखी जा रही है, उस ब्रज भाषा की कविता में जो खड़ी बोली गद्य लिखा जा रहा है, उसके शब्द भंडारों का प्रयोग हो रहा है, मुहावरों का प्रयोग हो रहा है। आगे वो लिखते हैं कि यह निश्चित है कि किसी समय में बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रज भाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि यह ब्रज भाषा जो है धीरे धीरे उसमें कविता लिखना बंद हो जाएगा और हिंदी में कविता लिखी जाएगी। लेकिन वो हिंदी की कविता के संदर्भ में कहते हैं, इसलिए कवियों को चाहिए कि क्रम क्रम से वे गद्य की भाषा में कविता का आरंभ करें। अभी ये जो बात वो कह रहे हैं गद्य की भाषा में कविता करना, गद्य की भाषा में कविता करना जो है वो कविता का उद्देश्य नहीं हो सकता। कविता का उद्देश्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखना हो सकता है, वह छंदों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना हो सकता है। छंदों में गद्य की भाषा लिखना कविता का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसा ही करते थे। शुक्ल जी ने भी मैथिली शरण गुप्त की कविता की ये सीमा रेखांकित की थी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी की बात को एक तरह से अपने लिए उसका लगातार उन्होंने अपनी कविता में अनुकरण किया। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि बोलचाल से उनका मतलब, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। यानी कि गद्य में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा का प्रयोग महावीर प्रसाद द्विवेदी उसी पर बल देते थे। खुद उनकी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी, हालांकि उन्होंने कविताएं भी लिखी है, लेकिन उनकी पहचान कवि के रूप में नहीं है, बल्कि हिंदी के एक गद्य लेखक और संपादक के रूप में है, जिन्होंने 20 साल तक हिंदी खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित रूप दिलाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया। लेखकों की भाषा को सुधारना और उसे रचनात्मक बनाना, ये बहुत बड़ा काम उनके माध्यम से हुआ। लेकिन वो खुद उस समय किस तरह की कविता लिखते थे उसका एक नमूना यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। आप देखेंगे कि ये पूरी कविता में जो तत्सम शब्दावली है बहुत ही कठिन, जैसे संस्कृत हो, उसमें हिंदी कहाँ है, हिंदी है कहाँ गई, अहो कहाँ। तो ये द्विवेदी जी का एक तरह से कविता का जो आदर्श रूप था वो एक तरह से गद्य की भाषा में था।
द्विवेदी जी की इस भाषा को यथावत तो नहीं अपनाया मैथिली शरण गुप्त ने, लेकिन गद्य की भाषा के रूप में वो लगातार उसका प्रयोग करते रहे। दूसरी एक जो बात द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त की भाषा की तरफ या भाषा की शक्ति या सीमा के रूप में अगर हम देखें, तो शुक्ल जी ने दिलाया था कि ये इतिवर्तात्मकता बहुत है इसमें, मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि उसमें बात कहने पर अधिक बल है। उस बात को बिंब के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से, यानी कि काव्य के जो अलग अलग रूप होते हैं, काव्य के जो अलग अलग माध्यम होते हैं, उन माध्यमों का प्रयोग करने के बजाय वो इतिवर्तात्मकता पर अधिक बल देते हैं। जैसे अतएव एक ऐसा शब्द है जो गद्य की भाषा में तो फबता है, लेकिन जब हम कविता में उसका प्रयोग करते हैं, अतएव, तदपि, यद्यपि, इस तरह के शब्द, लेकिन हम मैथिली शरण गुप्त के यहाँ देखते हैं कि वो इसका प्रयोग करते थे। जैसे जयद्रथ वध की एक पंक्ति है, अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ। अब आप देखेंगे कि ये पूरी भाषा जो है गद्य की भाषा है। इसी तरह से भारत भारती में भी एक पंक्ति है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। आप देखेंगे कि ये जो कथन है जिसे ये उस सपाट बयानी जो 70 के दशक में सामने आई थी उस तरह की नहीं है, ये सीधे साधे गद्य के कथन है और इसने छंदों में बांधने की उन्होंने कोशिश की थी। ये छंदों में गद्य की भाषा को बांधने की कोशिश जो है वो मैथिली शरण गुप्त के यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में नामवर सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, मैं उनका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक हिंदी कविता के आरंभिक काल में मैथिली शरण गुप्त सहित अधिकांश कवि लिखित गद्य को ही बोलचाल की भाषा समझते थे। जिस बात की ओर मैं आपको लगातार समझा रहा था, वो बात नामवर सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही कि जो गद्य की भाषा है उसी को वो बोलचाल की भाषा समझते थे, जबकि बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा जो है वो अलग अलग होती है। कविता के अंदर गद्य के समान पूरे वाक्य रखने का प्रयास इसी समझ का परिणाम है। मैथिली शरण गुप्त के यहाँ हम कविता में इस तरह का प्रयोग बहुत देखते हैं। हालांकि बाद के दिनों में उनमें परिवर्तन हुए। जैसे दूसरे चरण, उनके काव्य का जो दूसरा चरण है उसके अंदर जो उन्होंने किसान नामक एक खंड काव्य लिखा था, उसकी भाषा कुछ हद तक पहले की भाषा से अलग तरह की है। जैसे ये पंक्तियाँ देखिए, मोर नाचते थे उमंग से, मेघ मृदंग बजाते थे, कोयल के सहयोगी होकर चंचल चातक गाते थे, रस बरसाती हुई घटा भी नीचे उतरी आती थी, प्रकृति निज पट पल पल में प्रकट पलटती जाती थी। आप देखेंगे कि यहाँ भी वही है, भाषा गद्य की तरह है। मृदंग बजाते थे, चातक गाते थे, प्रकृति उतरी आती थी, पलटती जाती थी। ये थी है का प्रयोग जो है गद्य में हम करते हैं, उसी तरह का प्रयोग यहाँ भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हद तक इतिवर्तात्मकता से मुक्त होने की कोशिश है। तो हम यहाँ देखते हैं कि व्याकरण सम्मत भाषा जो गद्य का के लिए जरूरी है उसे उन्होंने कविता के संदर्भ में भी अपना रखा था। छायावाद के दौर में भी गुप्त जी ने इसी तरह की कविताएं लिखी। बस फर्क यह आया कि उस समय उन्होंने कुछ प्रगीतात्मक और मुक्तक किस्म की कविताओं का भी प्रयोग किया। साकेत और यशोधरा के जो थे तो प्रबंध काव्य ही, उसमें उन्होंने इसको प्रयोग किया। अब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या वास्तव में मैथिली शरण गुप्त का ऐसा करना जो है वो एक युगीन जरूरत थी या यह उनके लेखन की सीमा थी। नंदुलारे वाजपेयी का मानना था कि वो आज़ादी के आंदोलन का दौर था। यह कविता में काव्य कला के नियमों को गढ़ने का समय नहीं था या उसको तराशने मांझने का समय नहीं था। यह दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन और नव जागरण को दिशा देने का समय था
और मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से यही कर रहे थे। इसलिए उनके कविता का मूल्यांकन काव्य कला के माध्यम से नहीं हो सकता, बल्कि इस माध्यम से हो सकता है कि वो अपने युग की ज़रूरतों को किस तरह से अपने काव्य के द्वारा पूरा करते थे। तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि उन्होंने उनको राष्ट्र कवि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों के मन में अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत की। लेकिन ये इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि लगभग 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में छायावाद का जो उभार हुआ, उस छायावाद में राष्ट्रीय भावना भी थी और उस छायावाद में काव्य कला का भी उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। यानी कि उन कवियों ने गद्य की भाषा का प्रयोग नहीं किया अपनी कविता में, उन्होंने एक काव्य की एक ऐसी भाषा हमारे सामने प्रस्तुत की जो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम थी। इसीलिए एक और चीज़ है जिसकी तरफ विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि द्वितीय युग के अंदर जो मैथिली शरण गुप्त ने भाषा प्रयोग की थी वही एक आदर्श भाषा थी। नामवर सिंह ने भी और उससे पहले रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रीधर पाठक की आरंभिक कविताओं का उदाहरण देकर इस बात को रेखांकित किया है कि श्रीधर पाठक ने जो एकांतवासिनी में छंदों का प्रयोग किया है और भाषा का जो प्रयोग किया है वो गद्य की भाषा नहीं है, वो काव्य की भाषा है। लेकिन जो हिंदी में द्वितीय युग में जो अनुकरण हुआ वो श्रीधर पाठक की भाषा का नहीं हुआ, बल्कि द्वितीय युग में मैथिली शरण गुप्त ने जो गद्य की भाषा का प्रयोग किया था उस गद्य की भाषा का प्रयोग उन्होंने इसमें किया। तो इस दृष्टि से ये विचार का विषय है कि मैथिली शरण गुप्त ने द्वितीय युग में जो अपना काव्य लिखा उस काव्य की भाषा जो है वो किस तरह की भाषा है। निश्चित ही वो गद्य की भाषा है, बोलचाल की भाषा नहीं है। हालांकि उसे बोलचाल की भाषा कहा गया, वो गद्य की भाषा है और गद्य की तरह व्याकरण सम्मत भाषा उन्होंने कविता के माध्यम से लिखने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यह है कि वो शायद उस समय की ज़रूरत रही होगी जिससे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जो है इस तरह की कविता लिख रहे थे। उन्होंने काव्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए। उन्होंने जिस तरह के छंदों का प्रयोग हमें बाद में छायावाद की कविता में देखते हैं उस तरह के प्रयोग हमें नहीं मिलते हैं। भाषा जो है उनकी निश्चित रूप से एक गद्य की भाषा है, खड़ी बोली थी और खड़ी बोली के अनुसार ही उन्होंने लिखा उसे। प्रबंध काव्य की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था और उन्होंने प्रबंध काव्य ही लिखे। जैसे साकेत की आरंभिक जो पंक्तियां हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, जो भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आप देखेंगे कि ये उनकी प्रेरणा है और इस प्रेरणा को भी वो इसी तरह की भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो महाकाव्यात्मकता उन्होंने ज़रूर महाकाव्य लिखे, लेकिन महाकाव्य जैसा जो रामचरितमानस या कामायनी जैसे जो महान महाकाव्य हैं उस परंपरा में शायद उनका कोई भी महाकाव्य नहीं आता। लेकिन निश्चित ही वो एक बड़े कवि थे, एक युग के महान कवि थे और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन किया है। मैथिली शरण गुप्त का जो ऐतिहासिक महत्व है उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।